हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका टेस्ट था CTS चैलेंजर टेस्ट सीरीज नंबर 6 और जिसका टॉपिक था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा। अब इसका आप वीडियो सोल्यूशन देखिए। जिन क्वेश्चन को गलत किया होगा उसको अच्छे से एनालाइज करिए, मार्क करिए और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। Glycolysis occurs in the and produce which in the presence of O2 enters the। तो अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो बेटा ग्लाइकोलिसिस तो आपका साइटोप्लाज्म होता है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से आ जाएगा साइटोसॉल पहले में, तो भाई पहले में आएगा साइटोसॉल। तो यहाँ से जरा देखिए, यहाँ साइटोसॉल भरा जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गया। एंड प्रोड्यूसेस, और क्या प्रोड्यूस करता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट होता है, तो ग्लूकोज चला गया। और ये कहाँ इंटर करता है पायरुवेट? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसलिए चला गया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वो भी कौन से रेस्पिरेशन की बात करते हैं? अगर O2 है तो तभी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, नहीं तो बेटा आपका फर्मेंटेशन हो जाएगा, जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो इनॉल फॉर्मेशन जहाँ हो यानी इनोलाइजेशन हो, वहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, वाटर निकलेगा। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। तो जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंजाइम का नाम है इनोलेज और इसको कहते हैं इनोलाइजेशन, इनॉल फॉर्मेशन। तो आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 93, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूसेस इन एडिशन टू एसिटिल कोएंजाइम ए। तो भैया एसिटिल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट हुआ तो एसिटिल कोएंजाइम ए के अलावा क्या क्या बना? तो भैया जब पायरुविक एसिड था आपका तो ये बनाया एसिटिल कोएंजाइम ए, साथ में निकला NaDH प्लस H प्लस आयन और साथ में निकला कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ A, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयन C है। तो C कोई आयन है, नहीं तो कौन सा सीक्वेंस कहाँ पकड़ पाएगा कोई? तो C कोई आयन है, C 2 ही जगह आयन के रूप में है। तो ये 2 ऑप्शन आपके गए। हालांकि निकलते तीनों हैं, ध्यान रखना, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलता, इसलिए आंसर हो जाएगा D। तो A हो गया CO2, B हो गया NaDH। एक्चुअल में पढ़ने में आता है NaDH2, लेकिन होता है NaDH प्लस H प्लस आयन। तो ये हो जाएगा D आंसर 93 का है। टोटल नंबर ऑफ ATP कंज्यूम्ड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल इज। तो भाई क्रेब साइकिल में एक टर्न पे एक स्टेप पाया जाता जहाँ पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। वो भी कहाँ? जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बदलता है सक्सिनिक एसिड में। और सर यहाँ पे GTP बनता है वैसे तो, जो किसके बराबर होता है? ATP के। तो यहाँ पे बन रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और मुझे यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यूटिलाइजेशन खाली ग्लाइकोलिसिस में होता है, वो भी 2 जगह पे। जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बाकी जगह पे ATP का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, कंज्यूम्ड लिखा है। टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। तो बेटा साइटोक्रोम का सीक्वेंस जरा देखिए, तो साइटोक्रोम BC1CA3। BC1 कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट है, AA3 कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है और C जो है वो है मोबाइल कैरियर। अब यहाँ से बेटा समझ में आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरेगा तो लास्ट में A3 किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। तो A3 आना चाहिए था, यानी साइटोक्रोम A
3। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन सीक्वेंस भी आता है, ध्यान रखिएगा। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बेटा कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, किसका नाम बेटा? कॉम्प्लेक्स 5 का। और सर इसके दो पार्ट होते हैं, F0 एंड F1। F0 पार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, एक्ट्स एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, यानी कि मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से डाउन हिल ब्रेक डाउन होगा प्रोटॉन का ग्रेडियंट, और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से जब जाएगा मैट्रिक्स में तो मेम्ब्रेन में गुजरेगा तो F0 के जरिए गुजरेगा, और जब F1 पे पहुंचेगा तो वहीं पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी बन जाएगा। तो यानी कौन सा पार्ट कहलाएगा? F1 हेड पीस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के तरफ प्रोजेक्टेड होगा, बाहर निकला होगा। और मेम्ब्रेन में जो धंसा होता है वो क्या होता है? F0। एटीपी सिंथेसिस के दो पार्ट भी याद होना चाहिए। अब देखिए पूछ रहा कितना अच्छा, द F1 हेड पीस क्या है? धंसा हुआ मेम्ब्रेन में कि बाहर निकला हुआ है? तो भैया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये तो F0 की बात कर रहे हैं, और कैरियर की तरह भी काम करता है, ये भी F0 में शामिल कर सकते हो। लेकिन ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, मैट्रिक्स साइड प्रोट्रूडेड होगा, और यहीं पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट की मदद से बनेगा एटीपी। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? तो बेटा एक NADH2 से 3 ATP बनता है ड्यूरिंग ETS, और एक FADH2 से 2 ATP। संख्या कितनी दी है? 3, तो गुणा कर दोगे 3 दूना 6। संख्या कितनी गई? 2, तो गुणा कर दोगे तो 2 तिहाई 6। तो 6 ATP बना, 6 जोड़ के क्या आ जाएगा? 12। तो सिंपल सा रहा। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल को ध्यान दिया करिए। 1 से 3 और 1 से 2 बनता है। अब जो संख्या दी हो गुणा करके निकाल लीजिएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। तो अभी हमने बताया था साइटोक्रोम BC1CAA3, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। BC1 कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है, AA3 कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है, और बीच में जो मोबाइल कैरियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C। चलिए अगला क्वेश्चन, रिफर द गिवन इक्वेशन एंड आंसर द इक्वेशन। तो बेटा ये ट्राइपामेटिन का इक्वेशन दिया गया C51H98O6। अब बेटा RQ का आपको सभी को मालूम होगा, RQ होता है अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड, और ये जब करोगे तो ये लगभग आता है 0.7। कैलकुलेट भी नहीं करना था क्योंकि ट्राइपामेटिन फैट है। फैट किससे मिलके बना होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ट्राइपामेटिन में ग्लिसरॉल के 3 कार्बन से पामेटिक एसिड जुड़ा होता है। तो कितने पामेटिक एसिड? 3। हर पामेटिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? तो 16। आप पढ़े हो। तो 16 3 48 कार्बन हो गए किसके? पामेटिक एसिड के, और 3 कार्बन किसके हो गए? ग्लिसरॉल के। तो ग्लिसरॉल, जिनको ट्राइपामेटिन याद नहीं होता उनको मैं याद करा रहा हूँ। तो ट्राइपामेटिन, तो एक ग्लिसरॉल से जब जुड़ा कितने पामेटिक एसिड? 3 पामेटिक एसिड एंड पामेटिक एसिड। एक पामेटिक एसिड में हर बच्चा पढ़ता है बायोमॉलिक्यूल में 16 कार्बन होता है। तो 16 3 48 कार्बन, और ग्लिसरॉल में कितने कार्बन? 3। तो टोटल कार्बन कितना आ जाता है? 51 कार्बन। बैलेंसिंग करने के लिए हाफ डजन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है, इफ RQ इज लेस देन 1 इन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक इट मीन्स दैट। तो RQ अगर 1 होता है तो कार्बोहाइड्रेट, और जब लेस देन 1 होता है तो प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, या मिक्स्ड डाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये दोनों नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 आता है, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 आता है, 1 से ज़्यादा। अब बेटा एक रूल याद कर लीजिएगा ऑक्सीजन को देख के।
अगर ऑक्सीजन और कार्बन बराबर बराबर हैं तो RQ हमेशा आएगा 1। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन से तो RQ आएगा मोर देन 1, और ऑक्सीजन कम है कार्बन से तो RQ आएगा लेस देन 1। लेकिन कहाँ पे? ये यूटिलाइज और इवॉल्व वाली कहानी नहीं है, ये है इन सबस्ट्रेट। दो एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तुम उल्टा भी कर दो, कार्बन इक्वल टू ऐसे कर भी बोल सकते हो, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन, उल्टा बोल दो, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ ताकि याद हो जाए। ऑक्सीजन फोकस करिए, ऑक्सीजन और कार्बन अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गिनने में बराबर आ रहा है तो RQ 1 होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा तो RQ 1 से ज़्यादा, ऑक्सीजन कम तो RQ 1 से कम। लेकिन ये बात यूटिलाइज और इवॉल्व की नहीं कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की कर रहे हैं। तो जब मैं लिख दूंगा तब समझ में आ जाएगा। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो बेटा ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन कितने हैं? 6, कार्बन कितने हैं? 6। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की संख्या बराबर है, तो इसका RQ देखिए 1 आया है। एक और लिखता हूँ, COOH। ये बेटा एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब जरा देखिए, इसमें कार्बन कितने? 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने? 4। यानी ऑक्सीजन ज़्यादा तो RQ मोर देन 1, और यहीं पे देखो लिखा है ऑर्गेनिक एसिड का RQ मोर देन 1 आता है। वो तो छोड़ो, ट्राईपामेटिन लीजिए, तो ट्राईपामेटिन में C51H98 और O6। तो बताइए, ट्राईपामेटिन में कार्बन 51 है लेकिन ऑक्सीजन क्या? 6। तो जब ऑक्सीजन कम तो RQ लेस देन 1 कितना आता है? 0.7। ऑक्जेलिक एसिड का आता है, जिनको नहीं मालूम ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका 4 आता है। तो होप अब आप निकाल सकते हो, ऑक्सीजन और कार्बन अगर बराबर बराबर हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में तो RQ 1 आएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा तो RQ मोर देन 1, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, और ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में कम तो RQ लेस देन 1। ये कैसे होता है ये सिखाया जाता है, लेकिन आप इतना तो रट ही सकते हो। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड मोर ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड। अब कह रहे हैं कि अब फार्मूला में अगर आइए, तो अगर RQ की बात करते हैं फार्मूला वाइज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में नहीं, तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा तो RQ लेस देन 1 आएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम मोर ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 क्या है? कम। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट इन रिलेशन टू ETS। देखिए क्वेश्चन नॉट इनकरेक्ट लिखा है, यहाँ पे लोग गड़बड़ा जाएंगे। देखिए नॉट मतलब नहीं, इनकरेक्ट मतलब गलत, यानी गलत नहीं है ये पूछ रहा है, यानी कि सही पूछ रहा है, यही तो है ना। देखिए दिमाग खाली घुमाने वाला है। नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, यानी सत्य पूछा है। इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये बेटा क्या है? गलत है। लेकिन पूछा क्या? गलत नहीं, मतलब सही पूछा है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू, ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 होता है और FADH2 से 2 होता है, तो ये भी गलत है। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यानी ये लाइन सही हो गया, तो ये गलत नहीं है, यानी सही है। तो देख रहे हैं खाली लैंग्वेज में घुमा के नचाया जा सकता है। इन रेस्पिरेशन लाइट एनर्जी नहीं बेटा, आपका यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीडेशन वाला एनर्जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। ध्यान रखिएगा नॉट इनकरेक्ट दिया है, नॉट इनकरेक्ट का मतलब
करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेलुलर एनर्जी हार्वेस्टिंग पाथवे इज इनकरेक्ट। अब जब सीधे इनकरेक्ट पूछा है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन कैन अकर अंडर एरोबिक कंडीशन। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन एरोबिक कंडीशन में हो सकता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब चलेगा आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल। ऑटोट्रॉफ कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट बाय ग्लाइकोलिसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। खाना खुद बनाते हैं नो डाउट, लेकिन एनर्जी के लिए उनके अंदर भी क्या चलेगा, ग्लाइकोलिसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन यूजुअली अकर्स अंडर अनएरोबिक कंडीशन। तो बेटा ये गड़बड़ा गया, ए एरोबिक लिख दिया है, क्या होना चाहिए था, एन एरोबिक कंडीशन। तो गलत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पायरुवेट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट। मार्क करते जाइएगा, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, तो गलत पूछा है। इट इज फाउंड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोप्लाज्म। तो पायरुवेट कैसे बनता है, तब ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है बेटा। इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटिल कोएंजाइम ये बनेगा। द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ये भी सही है, तो 100% डी गलत होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पायरुवेट जब एक एसिटिल कोएंजाइम में बदलता था तो वहां पे कितने NaDH2 बनते थे, 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है 1 से, तो 1 से 2 नहीं बनेगा, 2 से बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था। आंसर मिल गया आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज Which of the following statement is are the correct event in the aerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी घटनाएं करेक्ट हैं? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो भैया पायरुवेट में कार्बन है तो सारे हाइड्रोजन निकलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो भी कितना, 3, क्योंकि पायरुवेट में 3 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा O2, तो O2 की जगह क्या हो जाएगा, CO2। यानी ये लाइन गलत हो गई और पूछा क्या है, करेक्ट। यानी जिन ऑप्शन में ए हो 1 होगा वो आंसर नहीं होगा, तो बी और ए हट गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए दूसरा दोनों में कॉमन, तो मुझे लग रहा है तीसरा चौथा पढ़ना चाहिए, तो तीसरा पढ़ते हैं। द पासिंग ऑफ ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। तो भाई ये ETS में होगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। तो तीसरा होने के कारण आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल 3 हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये सही हो गया। The passing on of the electron removed as a part of hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ADP कर दिया। भाई ADP नहीं बनता, क्या बनता है, ATP। इसलिए आपका चौथा गलत हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा सही, आंसर हो जाएगा सी। तो बेटा 105 का सी। अगला क्वेश्चन 106। Which of the following statement 1 to 5 regarding glycolysis are correct? ध्यान रखिए बेटा, जिसके बारे में पूछा जाए आपको उसी के रिगार्ड यानी उसी के संदर्भ में बताना होता है। It is 10 enzymatic reaction that convert a 6 carbon molecule to a 3 carbon pyruvate and result in a net gain of 2 ATP molecule। पहली लाइन सही है, 2 ATP नेट गेन होगा और पायरुवेट बनेगा, 3 कार्बन के होता है, 6 कार्बन का कन्वर्जन, 10 स्टेप होते हैं। तो यानी पहला आना चाहिए। तो देखिए आपका सी और बी में पहला नहीं है, आल में पहला होगा और पहले में। तो 1, 4, 5, तो चलो 2 ही पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यही सही नहीं हो गया, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, ये 1 है, 2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा,
2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो भैया अगर 2 मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है दूसरा गलत होने के कारण आल में भी दूसरा आएगा, लेकिन इसमें दूसरा नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखिए जो एक प्रो खिलाड़ी होगा वो पहला दूसरा पढ़ के आंसर निकाल लेगा, और एक जो नौसिखिया टाइप का बच्चा होगा वो 5 ऑप्शन पढ़ेगा, टाइम लेगा और फिर कहेगा सर पेपर करने में हमें समय लगता है। तो पेपर के समय आप जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिए और सारे ऑप्शन घर बैठ के पढ़ा करिए। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज या नाम होता है ग्लूकोकाइनेज, इसलिए तीसरा गलत। द सीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गुस्टो एमडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस एंड इज ऑफन रेफर टू एज EMP पाथवे, सही है। ATP इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप, पहले में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट या डाइफास्फेट बनता है। तो पहला, चौथा और पांचवा सही है, बाकी गलत है। असर्शन ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, कह रहा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म हो रहा है। लोगों ने पूछा क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा? अरे भाई ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए जो एंजाइम होगा जहां मौजूद होगा वहां करा देगा, तो इसका मतलब क्या होगा? एंजाइम मौजूद होना चाहिए। एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एंजाइम, और साइटोप्लाज्म तो हर सेल के लिए कॉमन है। तो जब साइटोप्लाज्म हर सेल में है तो हर सेल क्या कर सकता है? ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। इसलिए बेटा आंसर हो जाएगा ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर हो जाएगा 107 का ए, सिंपल सा था। असर्शन है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सिस्टम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैरियर होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए, इसलिए वो क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन ETS के बारे में है और रीजन क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे। तो दोनों सही हैं, बट कोई एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अगला लाइन बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सारे एंजाइम पाए जाते हैं, एक एंजाइम छोड़ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये कहाँ मौजूद होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे भी आपने ETS में पढ़ा है, इसलिए सारे एंजाइम तो मिल जाएंगे मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के, किसको छोड़ के? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द, मैचिंग करना है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन A2, तो 2 ऑप्शन में है। पायरुवेट से कन्वर्ट हुआ इथेनॉल, यानी ये कौन सा हो गया? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी B3, तो आंसर तो आपको मिल गया D। साइटोप्लाज्म में चलता है ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है TCA यानी कि क्रेब्स साइकिल। फिर मैचिंग का है, कॉम्प्लेक्सेस के नाम पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो A2, तो 2 ऑप्शन चला गया। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, या बोलते हैं FADH2 भी बोल सकते हैं, तो B का नाम हो गया 4, तो आंसर हो गया बेटा आपका C। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है बेटा आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और 5 का नाम होता है ATP सिंथेज। अल्फा कीटो 5 कार्बन का होता है। अल्फा के पहले क्रेब्स साइकिल में आपके पाए जाते हैं 6 कार्बन वाले, और अल्फा के बाद में पाए जाते हैं 4 कार्बन वाले। तो पहले अल्फा कीटो ग्लूटारेट की डायरेक्ट मैचिंग कराया करिए। C4, तो देखिए C4 2 ऑप्शन में है, तो पहला और चौथा चला गया। 3 कार्बन का पायरुवेट होता है तो D2, और 2 कार्बन का होता है एसिटाइल कोएंजाइम A, तो B1, और 4 कार्बन का हो गया आपका मैलिक एसिड यानी A5, तो A5 और C4 आंसर तो आपको मिल गया। पूरी मैचिंग कर दिया हमने। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड होता है, 6 कार्बन की मैच नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से किसका मैच इनकरेक्ट है? तो प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम तोड़ता है, अमीनो एसिड बनेगा और अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होके बन जाएगा पायरुवेट और वो इंटर कर जाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे में। फैट से बनेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड बना लेगा एसिटल को एंजाइम में और इंटर कर जाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे में। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो पीजीएल नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था ग्लिसरॉल। क्रेब्स साइकिल में होता है बेटा डी कार्बोक्साइलेशन, तो आंसर सी ज्यादा सही है। लेकिन ये फैट टूटा तो फैटी एसिड, और फैटी एसिड के बाद जो होता है ग्लिसरॉल, वो ग्लिसरॉल बेटा फिर आपका बनाता है डीएचएपी या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इतना लोड नहीं लेने का इसमें है, लेकिन बढ़िया लिखना चाहिए था ग्लिसरॉल। लेकिन क्रेब्स साइकिल में कार्बोक्साइलेशन नहीं होता है, तो 100% सत्य है। क्या होता है? डी कार्बोक्साइलेशन। कितने होते हैं? 2, वो भी लगातार चलते हैं। जब पहला डी कार्बोक्साइलेशन होगा 6 कार्बन से बनेगा 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारेट और उसके बाद 4 कार्बन का बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। रेस्पिरेटरी पाथवे बेटा एम्फीबोलिक होता है, जिसमें कैटाबोलिज्म भी पाया जाएगा और एनाबोलिज्म दोनों पाया जाएगा। बेटा यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, पी क्यू आर एस क्यू, ये सब पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले आपको, हमको लग रहा है क्यू और आर निकालना चाहिए, ये पी है और ये एस है। चलिए, तो Q तो मुझे लग रहा है CO2 है, तो ये क्या होगा? इथाइल अल्कोहल C2H5OH और ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो R लैक्टिक एसिड और Q इथेनॉल, तो लैक्टिक एसिड इथेनॉल, तो आंसर तो मिल ही गया। अब इधर देखिए, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है और ये एसिड है। तो बेटा जब एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो NAD प्लस किस में बदल जाएगा? NADH2 में, यानी यहाँ पे NADH2 बन रहा है। तो P हो गया NAD प्लस जो कन्वर्ट हुआ NADH2 में, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड है, तो पायरुविक एसिड किससे बनता है? फास्फोइनाल पायरुवेट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला। थोड़ा सा हमने आपके लिए ऑप्शंस आसान रखे, नहीं तो अगर इन्हीं ऑप्शंस को हम घुमा देते, खाली कहीं NAD प्लस कर देते, कहीं NADH2 कर देते, जबरदस्त क्वेश्चन बनता और अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। ध्यान रखना, ये है एल्डिहाइड और ये है एसिड। तो एल्डिहाइड से एसिड का बनना क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है NAD प्लस क्या हुआ होगा? रिड्यूस, ठीक है ना। तो आसान था ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर इन्हीं ऑप्शंस को घुमा दिया जाए तो बढ़िया क्वेश्चन और हो जाएगा। तो आपको पूरा याद होना चाहिए। रिफर द फिगर एंड आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। तो बेटा अब X कहाँ है? A, Y, Z और X 3 जगह है। तो भाई क्रेब्स साइकिल में देखिए दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 3 स्टेप में क्या बनता था? NADH2। सही लिखने का तरीका NADH प्लस H प्लस, तो आंसर हो गया C, खत्म। जब भाई भाई कन्वर्ट होते तो क्या बनता था? GTP, जो किसके बराबर होता है? ATP के। और जब F आता है तो क्या बनता है? FADH2। तो Y हो जाएगा FADH2। तो NADH2 FADH2 है GTP। हालांकि आसान है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि X यहाँ है, फिर Y है, फिर Z है, सीक्वेंस थोड़ा उल्टा किया है। क्वेश्चन नंबर 115, रेस्पायरेशन सबस्ट्रेट आर। तो बोलता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन 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 बॉन्ड है, उसकी ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है? एनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्या एनर्जी यूटिलाइज होता है? तो कहते हैं नहीं, इसको एनर्जी का इस्तेमाल ATP या चेक बनाने में करते हैं, और इन चेक्स को फिर भजा के फिर बना लिया जाता है ATP। और यूटिलाइजेशन किसका किया जाता है? ATP का। बढ़िया समझिए। तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकली और उस एनर्जी से करेंसी बनाया गया, और जब जरूरत पड़ी तो हमने करेंसी का इस्तेमाल किया। देखिए बड़े अच्छा वर्ड है। तो द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज टू यूटिलाइज एनर्जी। पहले देखिए हटाइए, क्या रिड्यूस तो होगा नहीं। ऑक्सीडाइज 2 जगह लगा, लेकिन एक जगह यूटिलाइज वर्ड है और एक जगह रिलीज वर्ड है। तो साहब, ओ साहब, कौन सा बढ़िया है? यूटिलाइज
तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी यूटिलाइज कर ली गई। तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तोड़ा गया और जो ऊर्जा निकली उसका इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये लाइन गलत हो गई। इस्तेमाल करने का मतलब कुछ बनाया नहीं गया। जब पैसा आपने कमाया और तुरंत यूज कर लिया ना, आपने जो पैसा कमाया उसको रुपया के फॉर्म में रख लिया, चेक के फॉर्म में रख लिया, और जब जरूरत हो तो कुछ खर्चा किया। मजा आ गया ना? तो हो जाएगा 1, यानी ओनली 1। अरे यार ओनली 1 का ये हो जाएगा रिलीज, यानी कि 3rd। आपके लिए हमने थोड़ा सा ऑप्शन आसान कर दिया था कि किसी ऑप्शन में 1, 3 एक साथ नहीं रखा, नहीं तो बच्चे कह सकते हैं यूटिलाइज और रिलीज दोनों ले लेते हैं। थोड़ा सा आसान किया कि एक चूज करिए आप, तो कौन सा बढ़िया है, यूटिलाइज कि रिलीज? तो रिलीज इज बेटर। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, आसान था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन? टर्मिनल होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन किसको एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो आंसर हो जाएगा इट कंबाइंड विद हाइड्रोजन फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस वाटर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन होंगे उससे कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा बेटा, वाटर। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको बोलते हैं बेटा, वाटर, ऑक्सीजन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन क्रेब्स साइकिल? तो क्रेब्स साइकिल का सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, कार्बन के हिसाब से याद कीजिए। 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 4 कार्बन, ठीक है ना? तो और एक फार्मूला है सीसो अल्फा सास FMO। तो सिट्रिक एसिड, सिस एकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो बेटा सिट्रिक, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट एंड ऑक्सैलोसक्सिनेट। अल्फा तो 5 कार्बन का है, तो ये 4 कितने कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन के। सक्सिनिल को एंजाइम है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन के होते हैं, 4 कार्बन। तो आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो पहला सही हो गया। इससे पहले क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट, और इससे पहले भी क्या बनेगा, सिट्रेट। अल्फा कीटो के बाद क्या बनेगा, सक्सिनिल को एंजाइम है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये उल्टा कर दिया तो इसलिए नहीं होगा, आयो याद रखना। अल्फा के बाद 6 कार्बन का नहीं होगा, 6 कार्बन, 5 कार्बन, फिर 6 कार्बन, तो एक गया, ठीक है ना? तो पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। एक बार और बोल दें, सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल को एंजाइम है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटेट यानी एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज वन स्टेप वेयर NADH plus H+ is formed from NAD+. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-biphosphoglyseric acid. तो भैया ये एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, एसिड। तो सर एल्डिहाइड से एसिड बनने का प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन होने के कारण NAD+ क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो भैया यहाँ ATP तो बन नहीं रहा जो फास्फोराइलेशन बोले, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेटिव, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ का जो हाइड्रोजन कौन ले रहा है बेटा, NAD+ और क्या बना ले रहा है, NADH2। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। If hexokinase, an enzyme that catalyzes the first step reaction in glycolysis, is blocked, then what will be its impact on glycolytic pathway? तो बड़ा हेक्सोकाइनेज का ब्लॉक होने का मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन रहा है, ठीक है ना? तो ग्लाइकोलिसिस विल स्पीड अप, स्पीड तो नहीं होगी। ग्लाइकोलिसिस विल अकर नॉर्मली, ये भी नहीं होगा। अब स्लो डाउन या स्टॉप, तो स्लो का क्या मतलब है, ग्लाइकोलिसिस अगर आपको चलाना और ग्लूकोज से स्टार्ट करना है तो जब पहले स्टेप नहीं हो गई तो आगे बढ़ेगी नहीं, तो स्टॉप मान लिया जाएगा, क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुवेट।
क्या रेस्पिरेशन नहीं होगा? होगा, दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंटर कर जाएंगे, जैसे फैटी एसिड एसिटिल को एंजाइम से घुस जाएगा, ग्लिसरॉल फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से घुस जाएगा, अमीनो एसिड पायरुवेट से घुस जाएगा, रेस्पिरेशन होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस वाला जो स्टेप शुरू से था वो रुक जाएगा। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and water yield 686 kilocalorie and useful chemical energy available फलाना ढिकाना 12 किलो। इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ा कुछ नहीं। कह रहे भैया अगर 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकला और एक एटीपी के लिए 12 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो इतना एनर्जी डिवाइड कर दो, उतना एटीपी बना सकते हो। तो 12 पंजे 60, 86, 12 सत्ते 84, तो 57 दशमलव समथिंग आ जाएगा, तो 57 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो बेटा जब एटीपी पूछे ग्लाइकोलिसिस में तो 2, 4, 6, 8, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनेंगे? तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 2। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर आपने नेट डायरेक्ट ये सब नहीं लिखा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लेना चाहिए था उसे नेट गेन, लेकिन अगर नेट वगैरह ना दिया हो तब भी अंडरस्टूड मान के चलिएगा 2 है। लेकिन अगर ये सब दे दे जैसे टोटल, तब आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो नॉर्मली जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को लगाएंगे। जैसे नेट गेन ऑफ एटीपी क्या होता है? 2, ठीक है ना। द रीजन्स फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम इन ईच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज दैट। कह रहे हैं कि भैया ग्लाइकोलिसिस में अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम है, तो इसका मतलब क्या है? तो भाई हो तो रहा है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जैसे मतलब ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो एंजाइम का नाम था हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज में जुड़वा रहा था। जबकि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जब बना फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, तो यहाँ पे भी एंजाइम काइनेज है, लेकिन फास्फोफ्रक्टो रखा गया क्योंकि ऐसा फ्रक्टोज जिसके छठे कार्बन पे फास्फेट ऑलरेडी जुड़ा है और एक और फास्फेट जुड़वाया जा रहा है। जहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है यानी पोजीशन चेंज हो जा रही है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 बन रहा है म्यूटेज, जहाँ आइसोमर बन रहा है वहाँ पे आइसोमरेज, जहाँ इनोलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे इनोलेज, यानी अलग अलग वर्क के लिए, यानी अलग अलग सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए। तो ईच स्टेप अकर इन डिफरेंट कंपार्टमेंट गलत हो गया, ईच स्टेप अकर्स इन अ डिफरेंट सेल गलत हो गया, एक ही सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ईच स्टेप इन्वॉल्व आर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही, अलग अलग रिएक्शन है, कहीं इनोलाइजेशन हो रहा है, कहीं आइसोमेराइजेशन हो रहा है, कहीं म्यूटेशन हो रहा है। ईच स्टेप इन्वॉल्व आर डिफरेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी से मतलब नहीं है यहाँ पे केमिकल सबस्ट्रेट से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 124, फॉर बैक्टीरिया टू कंटिन्यू ग्रोइंग रैपिडली व्हेन दे आर शिफ्टेड फ्रॉम एन इन्वायरमेंट कंटेनिंग O2 टू एन एनारोबिक इन्वायरमेंट दे मस्ट। कह रहा है कि बेटा एक बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में था और कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है? एरोबिक, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब इसको बैक्टीरिया को शिफ्ट कर दिया गया दूसरे इन्वायरमेंट में, और जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है यानी ऑक्सीजन नहीं है। अब जानते बा एनारोबिक कंडीशन में खाली यहाँ पे क्या चलेगा? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है ना, जबकि एरोबिक में पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन था, एनर्जी ज़्यादा मिल रही थी। अब ग्लाइकोलिसिस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अब भैया अगर ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी कम मिलेगी और बैक्टीरिया को ग्रो फास्ट करना है, तो एनर्जी के लिए ग्लाइकोलिसिस क्या चलाएगा? धीरे की तेजी से चलाएगा, क्योंकि एनर्जी कम है तो ग्लाइकोलिसिस बढ़ा सकता है। तो प्रोड्यूस मोर एटीपी पर नहीं, एटीपी ज़्यादा नहीं निकलेगा। प्रोड्यूस एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, लेकिन कौन से टर्म में? पूरा कंप्लीट वर्ड होना चाहिए था। इंक्रीज द रेट ऑफ TCA साइकिल तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि एनारोबिक हो गया है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तेजी से करेगा क्योंकि एनर्जी कम मिल रही है,
इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन NAD प्लस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NAD प्लस कब आएगा, जब आपका एल्कोहल बनेगा, वो भी कैसे, तो एक्चुअल में पायरुवेट से बनता है एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज हो, एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनाता है बेटा, एल्कोहल, उसी समय NADH2 ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, NAD प्लस, तो रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एल्कोहल। तो AHCH3 COCOOH ये पायरुविक एसिड है, पहले इसका CO2 निकाला गया, डीकार्बोक्सिलेशन, तो बना CH3COH, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हट गया। ये रहा एसिटल्डिहाइड, फिर इसके बॉन्ड टूटे और हाइड्रोजन जुड़े, तो बना CH3CH2OH। तो भाई हाइड्रोजन कौन दिया होगा, NADH2 का टूटना हुआ होगा और क्या बना होगा, NAD+। तो आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एथेनॉल। फर्मेंटेशन टेक प्लेस, पहली बात तो फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होगा, तो एरोबिक वाला वर्ड गया, और कहाँ हो सकता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेटा आपका ईस्ट में हो सकता है, कई सारे बैक्टीरिया में हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऑल प्रोकैरियोट, तो ऑल वर्ड नहीं सही है, मेनी, ज़्यादातर प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे कि ईस्ट में। क्या मल्टी सेलुलर में हो सकता है, यस हमारे में भी होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, जब एनारोबिकली हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे कि हम क्या करने लगते हैं, विगरस या स्ट्रेनस एक्सरसाइज। इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए NAD+ इज, तो पायरुवेट से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बना तो NAD+ से आपका बनता है NADH2, और NAD+ से NADH2 का बनना क्या है, रिडक्शन, यानी रिड्यूस्ड वर्ड आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। इनिशियल स्टेप ऑफ TCA साइकिल टू यील्ड citric acid starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water and catalyzed by the enzyme citrate synthase। तो भैया एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन, और कंडेंस होके क्या बनाएगा बेटा, सिट्रेट सिंथेस के हिसाब से सिट्रिक एसिड। तो एसिटिल विद पायरुवेट गया, एसिटिल विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंजाइम इंडिपेंडेंट गलत, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो भैया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल, देखिए ध्यान रखिए कई जगह पे क्या है, क्रेब्स साइकिल जब दिखाया गया तो लिंक रिएक्शन को जोड़ते हुए दिखाया गया, लेकिन वहां पर लिखना पड़ता फ्रॉम पायरुवेट, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्रेब्स साइकिल बोल रहे हैं तो जब स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम से हुआ, लेकिन बात कहाँ कर रहा है, ग्लूकोज से, तो एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल 2 टर्न चलती है, सभी को याद होना चाहिए। और एक टर्न में 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP, तो उसका डबल कर दोगे, एक 2 ATP, 6 NADH2, 2 FADH2, बाकी तो CO2 और वाटर निकल जाएगा, तो 129 का आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक पायरुवेट या एक एसिटिल कोएंजाइम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है जो कन्वर्ट होता है 2 एसिटिल कोएंजाइम ए में, और कितनी बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, 2 बार। 130th, द केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that adenosine triphosphate is formed because high energy bonds are formed in mitochondrial proteins। तो केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that ATP is formed। ATP क्यों बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और जिससे प्रोटॉन का क्या तैयार होता है, ग्रेडियंट।
तो हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ADP is pumped out of the matrix into the intermembranous space, a proton gradient from across the inner membrane, there is a change in the permeability of inner mitochondrial membrane toward adenosine diphosphate। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अब भैया कैसे बनेगा तो जरा देखते हैं कि आपको मैंने अभी सिखाया कि भाई ये मान लीजिए इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, ये मैट्रिक्स है, और आपको मालूम है जब यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा, कम, लेस, और यहाँ पे मोर। तो प्रोटॉन का जब ग्रेडियंट बनेगा तभी आपका क्या तैयार होगा, ब्रेकडाउन होगा और F0 F1 से जाएगा। तो यह प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मतलब कॉम्प्लेक्स 4 की बात कर रहा है। यहाँ पे कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, वो भी 2, कॉपर A एंड कॉपर B, तो आंसर हो जाएगा D। बाकी सब में आयरन सल्फर सेंटर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है जरा देखिए। ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं भैया, ETS नहीं चलता है। ट्रायोज फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ट्रायोज फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल पायरुविक एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर तो होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो भाई देखो, अगर मैंने ऑक्सीडेशन कराया, तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, तो मैं क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया होगा। अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, एक्सेप्ट। रूल, ए इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, तो ए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन। अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो यह कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, और प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। चलिए पढ़ते हैं। ट्रायोज फॉस्फेट, ओज है फॉस्फेट के साथ, ये कुछ नहीं बेटा, ये DHAP की बात है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या इसका एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, DHAP या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड अपने आप को क्या करता, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो बताइए एल्डिहाइड से एसिड बनना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो बताइए जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनर, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। बढ़िया क्वेश्चन है, नचा दे अगर पूरा डिटेल पूछ ले तो इसने ऑक्सीडाइज किया खुद को, तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट, और इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके NAD+ बदल गया NADH2 में। एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड बदलता है इथाइल अल्कोहल में, यानी यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और मैंमैंने अभी आपको पढ़ाया रिडक्शन का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन तोड़ के देता है, NADH2 टूट के किस में बदल जाता है, NAD+ में, और इलेक्ट्रॉन लेके और प्रोटॉन लेके रिड्यूस हो जाता है। तो B इज राइट। पायरुवेट जब बनता है तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन वाला रूल नहीं आता, वहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट से बदलता है पायरुविक एसिड, ATP निकल जाता है। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शो द समरी इक्वेशन 1, 2 and 3। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा समझिए, पायरुवेट से बन रहा है अल्कोहल, तो ये क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो भैया 2 ऑप्शन में 1 फर्मेंटेशन है, तो 2 ऑप्शन तोड़ गया। ग्लूकोज से बन रहा है, ये पायरुविक एसिड है, C3H4O3 CH3CO COOH,
तो ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो गया डी। अब पायरुवेट से जब बन गया आपका बेटा कंप्लीट, तो एक क्रेब्स साइकिल जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, लिंक रिएक्शन भी, क्योंकि पायरुवेट से चल रहा है। और जब पायरुवेट से चलेगा तो जाहिर बात 4 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP या GTP आएगा। द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो एरोबिक और एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप होगा जो सबके लिए कॉमन होगा, और उसका शॉर्ट नाम होता है EMP पाथवे, एम्डन गुस्टाव एम्डन ओटोमेयरहोफ एंड जे पार्नस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन डज नॉट अकर। तो बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब जब 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुवेट से बनता है पायरुविक एसिड, और सक्सिनिल कोएंजाइम से बनता है सक्सिनिक एसिड। देखिए 1,3 बाईफास्फो से 3 बना, तो ये पहले पोजीशन का फास्फेट निकला और ATP बन गया। यहाँ पे बेटा आइसोमेराइजेशन है, यहाँ कोई फास्फोराइलेशन नहीं होता है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड ही। तो भैया ब्लड से छनके ही लिम्फ बनता, लेकिन कैसे? तो कहते हैं लिम्फ कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का सारा कांस्टेंट है लिविंग लार्जर प्रोटीन, कुछ बड़े बड़े प्रोटीन नहीं छन पाते हैं, और ब्लड का मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं जाएगा ज्यादातर, ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं, WBC जा सकता है। तो एब्सेंस ऑफ RBC तो नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा RBC का। WBC दोनों में पाया जा सकता है, वाटर दोनों में पाया जा सकता है। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन दोनों में पाया जाएगा, लेकिन लिम्फ में बड़ी प्रोटीन नहीं होगा। तो डेफिनेशन याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO ग्रुपिंग। तो ABO ग्रुपिंग में एंटीजन जो RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं भैया। कंपेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन AB ऑन RBC। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन A एंड B ऑन द RBC। तो WBC नहीं भैया, RBC के सरफेस पे अगर A है तो A ब्लड ग्रुप, B है तो B, दोनों है तो AB, कोई नहीं तो 0 यानी O ब्लड ग्रुप। तो आंसर हो जाएगा 137 का D। 138 फिश। तो बेटा फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। तो ओपन तो हट गया, क्लोज वो भी कैसा होता है, सिंगल। एम्फीबिया में आपका और मोस्ट रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन क्लोज्ड होता है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बर्ड और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल हैज इनकम्प्लीट, अभी तो बताया। तो इनकम्प्लीट में क्या आएगा, एम्फीबिया एंड मोस्ट रेप्टाइल, यानी क्रोकोडाइल वाला ग्रुप हटा दीजिए। तो क्रोकोडाइल गया, बर्ड गया, वेल गया, तो बचा क्या, टोड एंड लिजर्ड। नोडल टिश्यू या मस्कुलेचर इन ह्यूमन हार्ट हैज। तो बेटा नोडल टिश्यू या मस्कुलेचर जैसे कि आपको मालूम होगा एसए नोड और एवी नोड, इसके अंदर स्वतः ऑटो एक्साइटेबल होता विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्या जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल। तो द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो तो, इसलिए गलत हो गया है। 2 पैचेस, 1 इन एट्रियम अदर इन वेंट्रिकल, नहीं भाई एट्रिया में वो भी राइट में दोनों होता है, एक राइट अपर कॉर्नर में होता है एसए नोड और लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया क्या होता है, एवी नोड। परकिंजे फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, एवी नोड आल्सो कॉल्ड पेस सेटर बोलते हैं। तो भाई ये सब गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, परकिंजे फाइबर। सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, एसए नोड, फिर एवी नोड,
फिर AB बंडल, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजे फाइबर। पल्मोनरी वेन, तो बेटा वेन हमेशा याद कर लीजिएगा, ये आएगा एट्रिया में एंट्री करेगा। तो पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रहा होगा? लंग्स से। तो लंग्स से ला के क्या ला रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जाहिर सी बात है कहाँ खुलेगा? लेफ्ट एट्रिया में। राइट साइड कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट एट्रिया में खुलेगा। वेना कावा ये सब कहाँ आती है बेटा? आपके राइट एट्रिया में। द ओपनिंग ऑफ ऑर्किल इनटू वेंट्रिकल ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड में बेटा ट्राइकस्पिड होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है। पी वेव ऑफ ईसीजी अकर बिफोर द, तो कह रहे हैं कि पी वेव जो होता है उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। और ये किसके होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले होता है। ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो बिगिनिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले कौन सी वेव आ जाती है? पी वेव, जो क्या कराती है? एट्रियल सिस्टोल कराती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कराएगा बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और टी वेव होता है एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। विच स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पल्मोनरी सर्किट, तो बेटा पल्मोनरी सर्किट का मतलब लंग्स को दिया जाए, तो लंग्स को कौन सा ब्लड दोगे? डीऑक्सीजनेटेड। तो वेंट्रिकल पंप करेगा, तो राइट साइड आता है, तो ये आएगा राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। फिर कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रिया। तो ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक का सर्कुलेशन क्या होगा? पल्मोनरी सर्किट। तो राइट वेंट्रिकल ढूंढिए, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रिया, आंसर हो जाएगा डी। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को गया और कहां आ गया? राइट एट्रिया में। तो तिरछा चलता है ऐसे, वो हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हार्ट पॉजेज सेमी लूनर वॉल्व्स, तो बेटा एवी वाल्व पाया जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और जो वेंट्रिकल से योर्टा और पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उसमें पाया जाता है सेमी लूनर वाल्व। तो पल्मोनरी आर्टरी और योर्टा में क्या हो जाएगा? सेमी लूनर वाल्व। 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एवी वाल्व क्लोज होते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो क्लोज होता है आपका सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से सेकंड हार्ट साउंड, और एवी वाल्व के क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड निकलता है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल ईसीजी। पेशेंट इज कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist and to the left ankle. T wave represent the atrial repolarization, सही है, वेंट्रिकुलर होना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा बी। क्यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल का सिस्टोल का पीक होगा। Given below are 4 statements regarding human blood circulatory system. Arteries are thick-walled narrow lumen as compared to vein. बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आर्टरी और वेन में, तो जो वाल होगी ट्यूनका एक्सटर्ना, ट्यूनका मीडिया, ट्यूनका इंटरना, दोनों में कॉमन होगी। लेकिन आर्टरी की ट्यूनका मीडिया जो स्मूथ मसल होगी उसमें मसल्स ज़्यादा होंगी, जिससे मोटा हो जाएगा। तो वाल मोटा तो अंदर का स्पेस कम, प्रेशर ज़्यादा। अब पहला सही है, 2 ऑप्शन में पहला पूछा क्या है? करेक्ट। एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड। तो भाई दर्द कब होगा? जब ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाए। लेकिन एंजाइना तो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, और ये कहाँ भेज रहा है? ब्रेन, तो गड़बड़ा गया, तो दूसरा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 and 4। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, नहीं भैया, ए बी वाला खाली ए बी वाला सिर्फ अपने को दे सकता है, ले सभी से सकता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। What is true about RBC in human? They carry about 20 to 25% of O2, सही बात है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। They transport 99.5, भाई ये गलत हो गया, 97% ऑक्सीजन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो ऐसे करेक्ट पूछा था तो पहला मिल गया। They transport about 80% ऑक्सीजन, नहीं 97%। They do not carry CO2 at all, ये भी गलत हो जाएगा।
तो CO2 का ट्रांसपोर्ट याद होना चाहिए 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन, 20 to 25% एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, और 7% होता है डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज। तो भाई आर्टरी की दीवार मोटी तो अंदर का डायमीटर क्या होगा, कम, तो वेन्स का डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कैपिलरीज कंटेन ब्लड दैट इज मूविंग मोर क्विकली देन अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कैपिलरीज का वाल की थिकनेस कम होगी, खाली ट्यून का इंटरना पाया जाएगा। द वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक इनेबलिंग देम टू स्ट्रेच एंड श्रिंक ड्यूरिंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर वेन कंटेन मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब जरा देखिए, इनकरेक्ट पूछा है। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कैपिलरी कंटेन ब्लड दैट इज मूविंग मोर क्विकली देन इन अदर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये देखिए गड़बड़ा रहा है दिमाग आदमी का। स्मॉलर साइज कह रहे साइज छोटा है तो कैपिलरीज कंटेन ब्लड दैट इज मूविंग मोर क्विकली। नहीं भाई, ब्लड क्विक मतलब मूव करना, बाहर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए। तो जब बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर तो निकल जाता क्योंकि सिंगल लेयर्ड है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्विक यानी फास्ट यानी प्रेशर फ्लोइंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे तेज कहाँ बहता है, तो ये बेटा आपका बहता है आर्टरीज में, जिसकी दीवार मोटी होती है। आर्टरीज की दीवार मोटी होती है। अच्छा, प्रेशर ज़्यादा कहाँ होता है, आर्टरीज में, तो प्रेशर को मेंटेन भी कर सकता है। कभी कभी देखिए आपको फील भी होता है कि कहीं की मसल पट पट ऐसे फील करता है, तो वो आर्टरीज है। अच्छा, स्मूथ मसल है तो कैसा होगा, इनवॉल्यूंटरी, तो आप रोक भी नहीं पाओगे चाह कर भी। वेन्स कंटेन्स मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहे वेन्स में ब्लड ज़्यादा होगा एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही है, पूरे बॉडी का ब्लड कलेक्ट होके कहाँ जाएगा, वेन के जरिए। और जाहिर बात वेन में प्रेशर कंपेयर टू आर्टरी कम होगा तो समय लगाएगा, यानी उसमें ब्लड उस समय एक समय में ज़्यादा दिखेगा। क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो 190/110 मिलीमीटर में Hg बेटा हार्म करेगा वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी थे, तो सही हो गया। 130/90 Hg इज कंसीडर्ड हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। नहीं भाई, 130 नॉर्मल भी हो सकता है, एज के हिसाब से आपका, जैसे मान लीजिए 20-25 साल के बाद जो आपका पर 10 ईयर होगा तो ब्लड प्रेशर आपका हाई आएगा। जैसे बहुत ज़्यादा उम्र हो गई 60 वालों का, तो उनमें 140 भी नॉर्मल माना जा सकता है, क्योंकि आपको धीरे 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 ब्लड प्रेशर प्लस मतलब 10 बढ़ाते जाइए उम्र बढ़ने के साथ। 120/80 मिलीमीटर इज नॉट कंसीडर्ड एज एन आइडियल ब्लड प्रेशर। तो आइडियल होता है 120/80, हालांकि ये भी आइडियल नहीं माना जा सकता है। अगर हम नॉट ना लिखते तब भी आंसर पहले ही आता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना करें इसलिए हमने नॉट डाल दिया। कार्डियक आउटपुट इज आर प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्किल एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, अ प्रोसेस इन विच ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट। तो कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया गया है, और एक सिस्टोलिक में कितना होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से आता है। ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की बात किया जाता है जो पंप किया जाता है। अब प्रोसेस इन ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट, ये भी सही हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर, तो सही है, कोई एंटीजन नहीं है तो हर जगह खुले आम जा सकता है। ए बी के पास सारे एंटीजन है तो सबको पहचानता है तो बुला सकता है। ब्लड ग्रुप ए कंटेन एंटीजन बी, नहीं भाई, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। बी पाया जाएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, दूसरे ख्याल हो एंटी ए एंटीबॉडीज। तो पहला, दूसरा, चौथा, 152 का हो जाएगा सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइंट डायस्टोल। तो 0.4 सेकेंड का होगा। ज्वाइंट डायस्टोल में एट्रिया का जो भी ब्लड होगा 70% वेंट्रिकल फिल कर देगा, यानी एवी वाल्व ओपन और सेमी लूनर वाल्व क्लोज्ड। बोथ एट्रिया रिलैक्स बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों रिलैक्स होंगे भाई। तो बोथ वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, बोथ सेमी लूनर वाल्व ओपन, ओपन नहीं होगा क्लोज होगा। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ऐसे फील करा करिए। तो ज्वाइंट डायस्टोल है तो ए वाल्व क्या रहेंगे ओपन और सेमी लूनर क्या रहेंगे क्लोज्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी बेटा कहाँ से निकलेगा, ए निकलेगा राइट वेंट्रिकल से, और किसको ब्लड पंप करेगा, लंग्स को। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, वो भी राइट वेंट्रिकल से लेके जाएगा, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल। तो लेफ्ट आर्किल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पहले ही सही हो गया भाई। लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड आता है डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि राइट साइड है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न टू द हार्ट थ्रू 2 वेन्स, 1 फ्रॉम ईच लंग्स। आंसर हो जाएगा पहला। 2 वेन नहीं, एक ही पल्मोनरी वेन आएगा, मतलब दोनों लंग से जो भी निकलेंगी वो आगे चल के ज्वाइंट होकर खुलेंगी, ध्यान रखिएगा। Which of the following is correct regarding blood cells? A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100। ये गलत हो गया 200, इसलिए गलत हो जाएगा। आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, यही सही हो गया और यही पूछा, आंसर भी मिल गया। न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल आर फैगोसिटिक, नहीं मोनोसाइट होता है बेटा, मोनोसाइट का परसेंटेज होता है 6 से 8 और न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65। डब्ल्यूबीसी का कम होना संख्या ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाएगा और डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, जबकि प्लेटलेट का कम होना क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहलाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। असर्शन है ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो पेस मेकर क्यों है, तो यही मेक कर रहा होगा, यानी यही मेन आइटम होगा। तो कहते हैं फिर एवी नोड तो पेस सेटर कहलाता है, उसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो 45 पर मिनट है, जबकि ऐसे नोड का क्या है 70 to 75, यानी ज़्यादा। तो द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो भैया मैक्सिमम नंबर 70 से लेके 75 तक पर मिनट, और यही स्टार्ट भी करा रहा है, जबकि एवी नोड भी कर सकता है लेकिन कितना 45 तक। तो दोनों सही भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो 157 का करेक्ट आंसर हो गया बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 158, तो भैया आइए देखिए, अभी आसान क्वेश्चन है। लव इज अ हार्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। तो हर कार्डियक साइकिल में बेटा लब भी आता है और डब भी आता है। लब मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स। तो दोनों बातें सही हैं। तो पूछ रहा है कि लब एक हार्ट साउंड है जो कि कार्डियक साइकिल में आता है। तो कहते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर क्यों आता है, तो कार्डियक साइकिल के अंदर बेटा जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं और पहला हार्ट साउंड आता है। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो सेमी लूनर वाल्व क्लोज आ जाते हैं और उस समय आता है सेकेंड हार्ट साउंड जिसका नाम होता है डब। लेकिन ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने से साउंड आया लब, ठीक है ना, लेकिन एक्सप्लेन का नहीं फील आ रहा। क्यों, तो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर फील ये देना चाहिए कि भाई लब जो हार्ट साउंड है इसलिए ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, तब आता फीलिंग, या ये आता कि जब कोई भी वाल्व क्लोज होता तो एक प्रकार का साउंड देता है इसलिए। तो ये दोनों लाइन में एक्सप्लेनेशन की फीलिंग नहीं आ रही मुझे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कई लोग एक्सप्लेनेशन लगा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डब लिख देता, फीलिंग करो जैसे डब इज द हार्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, तो भाई डब भी एक साउंड है, कोई वाल्व के क्लोज होने से आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए क्यों लब साउंड आया, उसका एक्सपेरिमेंट जब करेंगे एवी वाल्व क्लोज होता है तो क्यों लब आता है, क्यों डब आता है,
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लब क्यों आया, डब क्यों आया, उसमें मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा, ध्यान रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्ट एज एंटी हिपैरिन। तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन को किस में बढ़ाएगा, थ्रोम्बिन में। तो भाई प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाया, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा और ब्लड क्लॉटिंग कराएगा। ब्लड क्लॉटिंग कौन नहीं कराता, हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। तो प्रोथ्रोम्बिन जब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज कराएगा, तो यानी वो हिपैरिन को पहले क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, यानी एंटी हिपैरिन होना चाहिए। तो ये लाइन सही हो गया। हिपैरिन प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल। क्यों इसको इनएक्टिवेट करेगा, एंटी हिपैरिन है, क्योंकि हिपैरिन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें किसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, हिपैरिन को। तो दोनों लाइनें सही हैं, लेकिन प्रोथ्रोम्बिनेज ही क्यों एंटी हिपैरिन है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हिपैरिन काम तो दिया है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिनेज ही, तो आपको ये पूरा अब क्लॉटिंग फैक्टर का सीक्वेंस में समझाना चाहिए था कि अगर प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं होगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और थ्रोम्बिन नहीं होगा तो फाइब्रिन नहीं बनेगा, तब एक्सप्लेनेशन हो जाता। इसलिए हो जाएगा बी। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द टाइप्स ऑफ हार्ट इज करेक्टली मैच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो टू चैम्बर्ड हार्ट, तो भैया टू चैम्बर्ड खाली पाइसेस में होता है। तो एम्फीबिया की गला, एम्फीबिया और मोस्ट रेप्टाइल में होता है 3। तो रेप्टाइल एंड मैमल्स गया। 4 चैम्बर होता है बर्ड और मैमल में, तो आंसर हो जाएगा सी। तो पाइसेस ग्रुप में 2 चैम्बर्ड, रेप्टाइल मोस्ट और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल एलिगेटर बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर, लब शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सही है। डब सडन ओपन ऑफ सेमी लूनर, ओपन से नहीं होता बेटा। पल्सेशन, आंसर तो मिल गया। पल्सेशन ऑफ द रेडियल आर्टरी वॉल्व इन द ब्लड वेसल्स, परकिंजे फाइबर, इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट। तो भैया हार्ट बीट का शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होगी, जब भैया आपका स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन ध्यान रखिएगा इनिशिएट कब होगा, जब ऐसे नोट से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 मैचिंग का है। ब्लड सेल और डिस्क्रिप्शन को मैच किया गया है। चलिए मैच करिए। मुझे लग रहा है, देखिए सी को मैच कराइए, 1 2 3 5 है, तो सी को अगर मैच करा दीजिए आप, या डी को मैच करा दीजिए, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए सी और डी देखते हैं। सी लिम्फोसाइट है, डी है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल को मैचिंग कराना आपके लिए आसान फील होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट हो गया, यानी डी हो गया 1 और D1, तो इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। बाकी मैच करा दीजिएगा। बैसोफिल याद कर लीजिएगा, हिस्टामिन ग्रेन्यूल से आ जाएगा। इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन को रजिस्ट करेगा। लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनेगा। इरिथ्रोसाइट ब्लड सेल्स है, और बचा क्या, इयोसिनोफिल। देखो कितना घालमेल होगा, इसलिए एक मैचिंग कराइए, आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 163 विच आर द फॉलोइंग टर्म, कॉलम 1 इज डायरेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, कॉलम 2 प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ब्लड सेल। तो प्लाज्मा बेटा स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर कौन सस्पेंडेड फॉर्म में जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर घुले नहीं होते, सस्पेंडेड फॉर्म में है, ध्यान रखना। तो प्लाज्मा जो फ्लूइड है और सस्पेंडेड ब्लड सेल मिलकर क्या बना लेंगे, ब्लड। हार्ट साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस अकर, भाई ये न्यूट्रिएंट और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो बेटा आपका ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। कैपिलरीज, अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट प्रोवाइड फूड टू द सेल। तो बेटा कोई फ्लूइड है तो ये क्या होगा, ब्लड होगा। पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी, ये क्या होगा, हार्ट। तो पहले की मैचिंग हो जाएगी। ईच एरिया ऑफ हार्ट, कॉलम 1
मैच करना है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद रखिएगा वेना कावा और वेन ये कहाँ आती है बेटा? एट्रिया में। लेकिन वेना कावा आएगी राइट एट्रिया में और वेन आएगी वो भी पल्मोनरी वेन कहाँ आएगी? लेफ्ट एट्रिया में। तो चलिए पल्मोनरी वेन कहाँ आएगी? लेफ्ट एट्रिया। तो सी की मैचिंग 4 से कर दिए, देखिए एक ही सेंसर आ गया आपका। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये किस में भेजेगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया से। राइट एट्रिया से निकलेगा बेटा आपका आएगा उसमें वेना कावा, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा राइट एट्रिया से। तो कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए एक ही मैचिंग से निकाल लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। तो राइट एट्रिया में ब्लड आया कहाँ से? वेना कावा से। और राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहाँ आया? पल्मोनरी वेन से। और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल को। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कार्डियक साइकिल बेटा 0.8 सेकेंड की होती है, तो ए की मैचिंग हो गई 3 के साथ। प्लाज्मा बेटा आपका 55% ऑफ ब्लड होता है, तो बी की मैचिंग 5, तो आंसर तो मिल गया। हार्ट बीट 72 पर मिनट एवरेज होता है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, और नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं 120/80 मिलीमीटर Hg। गिवन बिलो इज द ECG ऑफ नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ द इट्स कंपोनेंट करेक्टली इंटरप्रेट। तो ये होता है एट्रियल सिस्टोल, ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। द पीक P एंड R टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, नहीं दोनों सिस्टोलिक को दिखा रहे हैं। पीक P इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल, खाली लेफ्ट एट्रिया नहीं, दोनों एट्रिया एक साथ होता है। QRS होता है एक कंप्लीट पल्स में एक QRS आएगा तो यही सही हो जाएगा। और इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन T गलत हो गया। T होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ह्यूमन हार्ट विद 4 चैम्बर्स लेबल्ड एज 1, 2, 3 and 4 which labeled structure receives कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो भैया ये तो बड़ा आसान हो गया। राइट साइड कौन सा ब्लड आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो राइट साइड है। तो 3 and 4। और रिसीव कर रहा है तो रिसीव कौन करेगा? 3। एक होगा इंफीरियर वेना कावा और एक होगा सुपीरियर वेना कावा, तो आंसर हो जाएगा 3rd, जिसका नाम है राइट एट्रिया। इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द ABCD, ये जो लिखा है तो क्या लिखा है? थ्रो द लेफ्ट एट्रिया पम्प इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, out the aorta and through the body and then return into the right atria, pumps into the right ventricle and exits to lungs using the diagram. Which set of letter A, B, C, D correctly represent the process described above? पहले ध्यान दियो भैया, प्रोसेस को बताना है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है पहले सोचिए। ब्लड फ्रॉम लंग्स इंटर द हार्ट थ्रू द लेफ्ट एट्रिया, यानी लंग्स से स्टार्ट कर रहा है। तो भैया ये राइट साइड होता है और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। तो यानी पहले कहाँ आएगा? बी से स्टार्ट करना चाहिए। अब एक बंदा होगा जो पूरा रास्ता अपना रहा होगा, एक होगा धांस उड़ा देगा। कैसे होगा जरा सीक्वेंस देखिए। तो लंग से आया लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उससे गया पल्मोनरी एओर्टा, पूरे बॉडी को गया, फिर कहाँ आया बेटा? राइट एट्रिया, फिर कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। तो बना BCAED। एक ही में बी पहले था इसलिए बड़ा आसानी से हो गया। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक हो गया लंग्स वाला यानी पल्मोनरी सर्किट, और एक बॉडी टिश्यू जिसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।
1 2 3 4 को मार्क करना है। तो देखिए बेटा, हार्ट से गया लंग्स को तो इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से आया तो इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। हार्ट से गया बॉडी का तो इसका नाम होगा योरटा, और बॉडी से गया हार्ट की तरफ तो यानी वेना कावा वाला पार्ट हो गया। तो 1 आर्टरी, तो आर्टरी तो है, 1 वेना कावा तो गलत हो गया। 2 पल्मोनरी वेन तो 4 होता है तो गया। 3 पल्मोनरी आर्टरी तो सही, और डी चौथा है पल्मोनरी वेन, लेकिन वेन खाली लिखा है इसलिए आंसर सी वाला ज़्यादा सही हो जाएगा। वेन लिखा है ना खाली, पल्मोनरी लिखता तो ज़्यादा बढ़िया था। विच इज करेक्ट रूट थ्रो विच पल्स, तो बेटा ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर। तो एवी नोड शुरू में आता नहीं, ऐसे नोड के बाद परकिंजे आता नहीं, तो आंसर अपने आप हो गया था ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर, हार्ट मसल को पूरा चला गया। इफ नर्व ऑफ हार्ट आर कट देन हार्ट विल, तो भैया अगर नर्व की सप्लाई कट कर दिया गया हार्ट को, तो हार्ट तो मायोजेनिक ऑटो एक्साइटेबल है तो नॉर्मली बीट करेगा, तो बीट रिदमिकली निकाल दोगे तब भी करता है। तो फिर नर्व की सप्लाई है कि नहीं है? है। क्यों है? इमरजेंसी सिचुएशन। जो बढ़ाना घटाना है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए करेगा, नॉर्मल खुद कर लेगा। तो आंसर बढ़िया है 171 का ए। क्वेश्चन नंबर 172, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट इन लीटर पर मिनट है। तो बेटा कार्डियक आउटपुट का फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया 0.07 लीटर गुणे 90, तो यह आ जाएगा 7 हो गया, 7 9 हो गया 63, और 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो 6.30 लीटर। तो आंसर हो जाएगा डी। द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन हैज मोर, तो बेटा पल्मोनरी वेन से हार्ट में आ रहा है यानी ऑक्सीजनेटेड है, तो आरबीसी हीमोग्लोबिन का कोई मतलब नहीं, तो ऑक्सीजन का नाम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 174, फर्स्ट हार्ट साउंड लब कोइंसाइड विद विच वेव ऑफ ईसीजी। तो बेटा फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? जब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर ब्रॉडली हम देखें तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आएगा, लेकिन सर जब हम क्यूआरएस में पढ़ते भी हैं तो याद होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो क्यू पे नहीं होता, शॉर्टली आफ्टर क्यू लिखा जाता है, ध्यान रखना, यानी क्यू पे नहीं होता। तो टी और पी का तो मतलब नहीं था, क्यू और आर में कंफ्यूज था, क्यू पे नहीं, क्यू पे बाद, क्यू के बाद कौन सा वेव आता? आर में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन द पेसमेकर बिकम नॉन फंक्शनल। पेसमेकर अगर नॉन फंक्शनल हो गया तो क्या होगा? तो भैया जाहिर सी बात है पेसमेकर ही रिदम बनाता है। ओनली द ऑर्किल वी कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, द कार्डियक मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर रिदमिकली, ओनली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्किल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं, एक साथ नहीं होगा। मर नहीं जाओगे, पेस सेटर काम करेगा लेकिन वो रिदम नहीं मेंटेन रहेगा, ध्यान रखिएगा। इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉडी टेंडनी ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, बेटा अगर ट्राइकस्पिड वाल्व का कॉडी टेंडनी खराब हो गया तो प्रॉपर बंद नहीं होगा ट्राइकस्पिड, यानी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का ब्लड वापस कहाँ लौटने लगेगा? एट्रिया में। तो राइट वेंट्रिकल पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी को, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, कुछ वापस भी लौट जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन। तो द ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी द रिड्यूस। देखिए ध्यान से,
अब बताइए कि बेटा अगर ये वाला सही से बंद नहीं होगा कॉर्डी टेंडनी के कारण, क्यों बंद हो रहा है लेकिन कॉर्डी टेंडनी रोक नहीं पा रहा, उल्टा खुल सकता है, तो कुछ ब्लड वापस भी जाएगा, कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन अच्छे से नहीं जाएगा। अगर बाइकस्पिड खराब होता तो कुछ ब्लड वापस चला जाता और योर्टा में फ्लो रिड्यूस हो जाता। तो द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द योर्टा विल बी स्लो डाउन। ये कब होगा? ड्यूरिंग बाइकस्पिड, जब बाइकस्पिड का कॉर्डी टेंडनी खराब हो जाएगा तब होगा। तो आंसर हो जाएगा 176 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इवेंट कैन अकर साइमल्टेनियसली। एक साथ कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया क्या है? सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन से एट्रियल सिस्टोल होगा। और जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल क्या होता है? डायस्टोलिक फेज में। तो वेंट्रिकुलर डायपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं होगा, दोनों सिस्टोल एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए गलत। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इसलिए गलत। आर्कुलर डीपोलराइजेशन यानी आर्किल का क्या होगा? सिस्टोल, ये डायस्टोल लिखा है इसलिए नहीं होगा, तो आंसर तो हो गया। आर्कुलर डीपोलराइजेशन मतलब जब एट्रिया क्या करेगा? सिस्टोल, तो वेंट्रिकल उस समय क्या होगा? डायस्टोलिक फेज में। ड्यूरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड लीव्स द, तो सिस्टम मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड गोज डायरेक्टली टू योर्टा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में नहीं होगा, राइट लंग्स को नहीं जाता है, योर्टा को जाता है, योर्टा पूरी बॉडी को दे देगा। क्वेश्चन नंबर 179, इफ अ पर्सन हैड टू चैम्बर्ड हार्ट, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है तो क्या दिक्कत होगी? वो भी क्या दे रहा है कि वेना कावा का ब्लड आ रहा है एट्रिया में और वही ब्लड योर्टा को भेज दिया जा रहा है वेंट्रिकल के जरिए। तो बताइए वेना कावा में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के जरिए आया एट्रिया में, फिर गया वेंट्रिकल में, फिर योर्टा के जरिए भेज दिया गया। अब हमारे में तो लंग्स वाला सिस्टम ही हट गया, तो जब लंग्स वाला सिस्टम हट जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है बेटा आपका ऑक्सीजन नहीं होगा ब्लड में, तो नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल, तो यही सही हो जाएगा। नो ब्लड वुड रीच द हेड एंड नेक, तो पूरी बॉडी को भेज रहा है तो पहुंचेगा ही। द ब्लड वुड बी अनेबल टू कैरी फूड टू द फूड वाला अलग सिस्टम है। देयर वुड बी नो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तो होगा लेकिन सिंगल होगा, इसलिए हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, एक बॉडी के लिए होता है और एक लंग्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 180, साइनस वेनोसस, बेटा ये जो राइट एट्रिया में ब्लड लाता है, तो जैसे पाइसेस में होगा, एम्फीबिया और रेप्टाइल में राइट एट्रिया में ब्लड आएगा क्योंकि यहाँ पे चैम्बर एट्रिया के बन जाते हैं। बर्ड और मैमल में नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे पाया जाएगा। वैसे भी बर्ड और मैमल में यानी डबल सर्कुलेशन जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता एडिशनल चैम्बर, जिसका नाम होता है साइनस वेनोसस। तो 180 का आंसर हो जाएगा सी। तो बेटा ये रहा आपका डिस्कशन चैलेंजर टेस्ट सीरीज 06 का। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन अच्छे मिले होंगे, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगला जो आने वाला CTS है वो मॉडल है, यानी उसमें आपके जितने भी CTS 1 से लेके 5 के चैप्टर हैं वो आएंगे, अच्छे से दीजिएगा, तैयारी करिए और आप अच्छे से चैलेंज करिए अपनी नीट 2026 को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।